तो हम लोग पिछले क्लास में मोलर एब्जॉर्बिविटी को कन्वर्ट कंसेप्ट को कवर कर लिए थे। वहाँ जो मोलर एब्जॉर्बिविटी जो था वहाँ पे उसकी क्या कंसेप्ट होती है और उसका यूनिट क्या निकाले थे। लास्ट में हम लोग यूनिट निकाले थे 1000 एरिया पर लीटर। हमारे पास उसका एरिया हम लोग उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल कर आए थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग यूज किए थे कि कैसे यूवी रे को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। मतलब हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके यूवी रेंज के रेडिएशन को मेजर करते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे कौन कौन से इस्तेमाल लेके कौन लैंप का यूज करते हैं, डिटेक्टर क्या होता है, रिकॉर्डर क्या यूज करके हम लोग कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। जिनकी अगर पीछे की खबर अगर बची होगी तो आप पीछे के लेक्चर आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में अगर आप अभी तक आप नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो जितने भी होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इसमें आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के लगभग सारे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सबके वीडियो आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। अभी तक जूलॉजी और केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बॉटनी का अपलोड होने की बाकी है, वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। साथ में ही आपको नीट का पेपर हुआ, नीट का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर अपलोड हो चुके हैं। बायो का पेपर भी जल्दी ही अपलोड कर दे जाएंगे। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आप आसानी से देख सकते हैं उसको। ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स होता है या इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स होता है। तो हर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स जो होता है वो किस मेटल के साथ, मतलब कि किसी एलिमेंट्स के साथ वो क्या करता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता है। अब जो उसकी अटैचमेंट होती है उस अटैचमेंट के दौरान या तो वो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के दौरान जो होता है उसमें बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है। जहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में कि जहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वो सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड का शेयरिंग होता है, फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे पाई का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी कंसेप्ट सीखा होगा कि जहाँ पे जब भी दो एलिमेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं उसके ऑर्बिटल डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वो कहलाता है उसका पोर्शन बॉन्डिंग पोर्शन कहलाता है। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो एंटी बॉन्डिंग पोर्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद यानी कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, तो आप सारी चीज़ें जो है हो गए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग जहाँ पढ़े थे वहाँ आपको सिखाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद से कहा गया कि ठीक है, वहाँ पर तो हम लोग दो ही तरीके से सीखे थे कि एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग में भी जो एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट के बीच में जहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या करता है, बॉन्डिंग मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनता है वह सिंगल बॉन्ड बनता है वह क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। परंतु जब वहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड के दौरान भी जो होता है वो पाई और सिग्मा, दो पाई और एक सिग्मा पाया जाता है। तो इस तरह की कहानी जो थी आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग में सब चीज़ सिखाया गया है। ठीक। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के ही आगे के कंसेप्ट जब हम बढ़ते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ आते हैं, एमओटी की तरफ आते हैं, तो एमओटी में हम लोग सीखते हैं कि जब भी हमारे पास बाइंडिंग होता है वो बाइंडिंग के दौरान क्या होता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों एलिमेंट से लेकर चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या अंतर है कि एमओटी में जो होता है वो हम लोग मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। जैसे में O2 का, C2 का, F2 का, N2 का, N2 प्लस, N2 प्लस, O2 माइनस, O2, वहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। फिर उसके बाद से जब हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ सीखे थे कि एक बॉन्डिंग और एक क्या, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर हम एक तीसरा चीज़ सीखते हैं कि अगर जो भी मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो ऑर्बिटल के साथ मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स के साथ अगर कोई एलिमेंट्स आकर अटैच्ड होता है तो वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा। ठीक है। वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेशन दो तरह से करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेशन कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो डबल बॉन्ड के साथ बना रहा है तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, याद करने का तरीका में सिग्मा में एस है, पाई और सिंगल बॉन्ड में क्या है, एस है। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनाता है। पाई जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो,
पाई अब साधारण तौर पर जब तुम लिखते हो तो उसमें ऐसे 2 पाई खींचते हो ना, तब ना इसे बनाते हो। तो 2 पाई मतलब क्या, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, पाई का फॉर्मेशन होता है। तो कहा कि या तो वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कंसेप्ट होता है। कहते हैं कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। मतलब जो ऐसे मान लो कि जो एलिमेंट्स, मान लो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे फिनॉल है, मान लो कि यहाँ पर फिनॉल है, ठीक है। तो अगर ये फिनॉल दिया गया है, यहाँ पर OH है, तो जरूरी थोड़े है कि ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टिसिपेट कर लिए। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कहा कि वो इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे चलकर फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और उसी को आगे चलकर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम लोग कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास जो मिलेगा इन्वॉल्व मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बाइंडिंग में इन्वॉल्व होता है, वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वह होता है जो जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर फॉर्मेशन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। किंतु लेकिन परंतु पाई इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाता है जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जहां पर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा जहां पर वो वाले कॉम्प्लेक्स जो कि क्या करता है, एलिमेंट जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर अब जाहिर सी बात है कि एन यही आगे चलकर सेक्शनल डिवाइड होता है, और कहा कि इनकी जो डिवाइडेशन के आधार पर इनको आगे चलकर हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कहा कि पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन, ये भी जो होते हैं वो 2 तरह के, जब हम लोग MOT के आधार पर जब बांटते हैं तो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग, ठीक है। तो वहां से हम लोग सीखते हैं कि बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, आप कंसेप्ट आपको याद होगा, MOT की कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, पाई 2s, पाई स्टार 2s। पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, पाई 2s, पाई स्टार 2, सिग्मा 1s, सिग्मा। उसके बाद क्या होता है, पाई 2px इजकल टू पाई 2py, फिर क्या होता है पाई 2pz, फिर उसके बाद क्या होता है पाई 2px, पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, फिर क्या होता है पाई स्टार 2pz। पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हो? ये आप चीजें सीखे होंगे जहां पर आपको लास्ट में ऑर्बिटल, और जहाँ क्या कहते हैं, ये होता है उनके लिए जहाँ पे जिनका एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मान कितना से ज़्यादा हो, 14 से कम होता है, ठीक है। अगर 14 से ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में ये जो 2pz होता है वो क्या होता है, इसमें तो तक सही रहता है, 2pz एंटी बॉन्डिंग में पहले आ जाता है, 2px 2py बाद में। या आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वहाँ सीखे होंगे। तो यहाँ पर उसी तरह से जहाँ पर आपको बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग की कंसेप्ट दी गई है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड या एन इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देते हैं, ये लोग भी जो होते हैं 2 तरह के आगे चल के डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो होता है जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की कंसेप्ट अगर आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा अब एक काम करो, थोड़ा सा पहले आप थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लिखो, द स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, the spectra of simple molecules in the gaseous state, in the gaseous state have narrow absorption peaks, where each peak represent a transition from a particular combination of
a particular combination of vibrational and rotational levels in the electronic ground state to a corresponding combination of excited state in ultraviolet range. The absorbed energy produced change in the valence electron of the molecules. Valence electron of the molecules. नीचे लिखिए अब. The electron involved in the organic molecules are of following type. Are of the following types. सबसे पहला लिखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. These bonds are called sigma bond. These bonds are called sigma bond. Since such electrons require more energy to get more electron energy to get तो क्या लिखे थे, फिर से मिला लीजिए आप. द पाई इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. These bonds are called sigma bond. Since such electrons require more energy to get excited state than that produced by UV light. Hence, such bonds do not absorb this radiation. This is the main reason that paraffin, mark कर लेना इस लाइन को, paraffin compound are usually used as a solvent. Paraffin compounds are usually used as a solvent. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में लिखिए आप पाई इलेक्ट्रॉन्स. देखिए these electrons are involved in unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons आगे लिखिए aromatic compounds and trienes, trienes are example of this category. थर्ड लिखिए n electrons. लिखिए these electrons are not involved in bonding between atoms in the molecules. एग्जाम्पल में लिखिए ऑक्सीजन, और एग्जाम्पल में लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन. इसे लिखिए एज एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड बाई
excited by ultraviolet radiation, any compound containing nitrogen, oxygen, sulfur or halogen may be absorbed ultraviolet radiation. ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें सीधा पूरा निष्कर्ष निकाल के क्या मिला कि जो जितने भी सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनके पास जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतना ज़्यादा होती है कि उतना एनर्जी यूवी रे के पास नहीं हो पाता है ताकि उसको आसानी से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। वही दूसरी चीज करता है कि जहां पर पाई बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होते हैं, खासकर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। तो वो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके पास थोड़ी सी एनर्जी रहती है, उनमें थोड़ा सा यूवी रे का अपना योगदान होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन खासकर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उन मॉलिक्यूल्स पर ज़्यादा काम करता है जहाँ पे क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं होती है, जिसके चलते क्या करते हैं वो आसानी से यूवी रे उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम खास करके उस पर काम करता है जहाँ पर क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब चलो नीचे लिखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the absorption of radiation energy by organic compounds in the UV and visual region take place because of excitation of electrons from bonding or non-bonding molecules orbital, bonding or non-bonding मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख लो ग्राउंड स्टेट। बॉन्डिंग को भी नॉन बॉन्डिंग भी कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों एक ही कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख लो ग्राउंड स्टेट टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख लो एक्साइटेड स्टेट which are normally vacant in ground state of the molecule। ठीक है। अब चलो अब नीचे लिखो, the electronic transmission that take place UV and visual region fall into the following type। अब उसमें सबसे पहला लिखिए फॉलोइंग टाइप। पहला लिखिए बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तीसरा पाई बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। और चौथा एन पाई एंटी बॉन्ड। ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, बना लो इसको। अब ये जो जनरली हमारे पास 4 तरह के होते हैं, अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। कहा कि जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अगर मान लीजिए कि एक तरफ हम एनर्जी को लेके चलते हैं और एनर्जी, आप पढ़े हो ना जब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग जो बनाते हैं तो वहां पर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको सीखते हैं कि जैसे जैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं।
जैसे ऐसे ऑर्बिटल आप बढ़ाते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एनर्जी डायग्राम अगर ले, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये सबसे कम सिग्मा, फिर उसके बाद पाई, फिर उसके बाद सिग्मा पाई, पहले बॉन्डिंग वाला पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा पाई एन, फिर उसके बाद क्या होगा सबसे ऊपर, उसके बाद बढ़ना शुरू करेंगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग के ऑर्बिटल अगर हमारे पास अगर देखेंगे तो कहते हैं कि जिनके पास इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ये आसानी से बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये कहलाता है, देखो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, और एक कहलाया एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से सारी सब चीज सारे कंसेप्ट जो है वो एमओटी से कंसेप्ट आता है, यहाँ पर आपस में मालिक उसका करेंगे, हेड टू हेड रिपल्सन पार्टिसिपेट करेंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कहलाता है सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, आप जब भी पढ़ते हो पी पी जो पी ब्लॉक की जो बैंडिंग होती है उसमें दो तरह की, खासकर ये पी ऑर्बिटल की ही बैंडिंग होती है, एस ऑर्बिटल तो एक ही तरह की बैंडिंग करता है। तो पी ऑर्बिटल जो होता है वो फेस टू फेस ओवरलैपिंग करता है और पी ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है। याद है ना आपको कि सारी चीजें भूल गए हो। जो फेस टू फेस ऑर्बिटल बनता है तो वहां क्या होता है सिग्मा बनता है, जबकि वहीं अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा, वहां से जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा साइड बाय साइड, यहाँ पे आपस में ऑर्बिटल मिलेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डबल बॉन्ड आप पढ़ते हो ना साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा डब, तो क्या बनता है वहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि इनके पास अगर ये पॉजिटिव क्या निगेटिव, निगेटिव और क्या हो पॉजिटिव टर्मिनल आपस में हो, सही है, अरे सॉरी फेस टू फेस तो रिपल्सन हो जाएगा ना, ये माइनस और ये क्या प्लस, तब नहीं आपस में क्या होते हैं, तब तो ये आपस में मिलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा आपस में ये बाइंडिंग करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे पाई स्टार का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास बनता है वो क्या बनेगा एंटीबॉडी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग नॉट बॉडी, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जरा गौर से समझो, मतलब कि जो भी हमारे पास ऑर्बिटल मिला, यहां से मिला पाई और यहां से अगर हम इस ऑर्बिटल को लेके चले तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर पाई सिग्मा स्टार, ठीक है, ये मिला आपका पाई और ये क्या आपका सिग्मा स्टार, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम एक एक ऑर्बिटल को क्या करें आगे बढ़ाते चले, अगर मान लीजिए कि सेकेंड स्टेज में अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें, फिर उसके बाद आप यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, तो एन सिग्मा स्टार, ये क्या है पाई सिग्मा स्टार, तो इस तरह से क्या है कि ऑर्बिटल के ऑर्बिटल धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या क्या मिल गया कि ये पाई और ये सिग्मा है, तो इसे हम कह सकते हैं पाई और सिग्मा स्टार। तो हम लोग को जो 5 तरह के हम लोग सीखे थे, कौन कौन सा टाइप था उसमें, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें टाइप जो सीखे लिखे थे हम लोग, तो उसमें सबसे पहला टाइप था पाई पाई स्टार। तो एक काम करो सबसे पहले लेके जाओ, इसको नीचे लेकर आओ, पाई और पाई स्टार, यहाँ पाई और पाई स्टार, इसे कहेंगे हम लोग पाई और पाई स्टार, पहला टाइप। दूसरा था एन और पाई स्टार, दूसरा एन और सॉरी ये पाई है सिग्मा स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार, एन और सिग्मा स्टार। तीसरा क्या था पाई और पाई स्टार, ये है पाई और पाई स्टार, पाई और पाई स्टार। और चौथा क्या था एन और पाई स्टार, एन और पाई स्टार, सॉरी एन और हाँ पाई स्टार। तो ये है आपका 1 2 3 4 तरह के ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके बाद से अब इनके बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग हो गए, एन में जो पार्टिसिपेट करता है, एन जिसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल होते ही नहीं है, जो फेस टू फेस पार्टिसिपेट किया वो सिग्मा बना लिया, जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग किया पाई बना लिया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया यहाँ पे,
ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है। तो यहां पे क्या होता है, ये कहलाएगा आपका एन ऑर्बिटल या एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहां पे जो हमारे पास मिलेगा, अगर मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं। और यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, आपका या वैसे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, तो इस तरह के हमारे पास मिलेंगे। ये आपका कैसा होगा, फिर पाई होगा और ये कैसा होगा, सिग्मा होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये है आपका इसका लेवल डायग्राम। तो आप इसको बना लो। इधर की तरफ जो हम लोग प्लॉट करते हैं, ऊपर जो नीचे जाता है वो एनर्जी है, ENERGY, बना लो इसको। फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। बनाओ, चलिए बना लिए। अब बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखो इतना ही आपके सिलेबस का पोर्शन है। हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेक्ट कर देते हैं। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई 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 बॉन्ड क्या है, एन पाई सिग्मा क्या है, और एन पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा करके हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन लिखो। ट्रांजिशन इन विच द इलेक्ट्रॉन are excited from sigma to sigma bonding, sigma molecular orbital, sigma bonding molecular orbital to sigma star anti bonding molecular orbital are called sigma sigma dash sigma sigma star ट्रांजिशन। ठीक है, नीचे लिखो दिस ट्रांजिशन हैज बीन depreciated by only those compounds in which all the electrons participate in sigma bond formation, like as saturated compounds लिख लो, saturated hydrocarbons, this requires extremely high energy, hence this transition take place at the short wavelength or very high frequency, क्योंकि जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन पे काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंड आर वेरी ऑफ्टन फाउंड इन द वैक्यूम फॉर vacuum of far ultraviolet region। एग्जाम्पल में लिख लो, मैकेनिक में लिखो मेथेन एब्जॉर्ब एट 125 नैनोमीटर and propane at 135 nanometer, whereas cycloalkane usually absorb at high wavelength
than their corresponding open chain isomers. For example, cyclopropane absorbed at 195 nanometer relative to propane. ऐसे साइक्लो एल्केन जहां लिखे हो ना, वहां लिखो साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन एब्जॉर्ब एट 195 नैनोमीटर relative to propane which absorb at 135 nanometer. This is attributed to fact that due to the angle strain, the ground state energy level of cyclic hydrocarbon is greater than the corresponding saturated analogous. कहा कि अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज जो भी हम लोग बात करेंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहला चीज. दूसरा चीज, हम जब भी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वहां पर स्ट्रक्चर जो होता है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो चूंकि 3D स्ट्रक्चर होते हैं और उसका जो बॉन्ड एंगल टेट्राहाइड्रल से बनाता है और 109 डिग्री 8 मिनट का होता है. पर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आते हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी की बॉन्ड एंगल जो होती है वो घट जाती है. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि जिसका बॉन्ड एंगल घट जाता है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी यानी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो होता है वह बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए साइक्लोप्रोपेन, अगर आप प्रोपेन देखोगे तो ये जनरल प्रोपेन का स्ट्रक्चर में, और यहीं पर अगर आप ये आपका साइक्लोप्रोपेन है तो इनके बॉन्ड एंगल और इनके बॉन्ड एंगल में बेसिक अंतर होता है. इस वजह से इनकी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, कम होती है. पर इनमें क्या होती है, काफी यानी इनके तुलना में ये ज्यादा होती है. पर ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा जो होता है वह सिग्मा बॉन्ड का जितना भी सिग्मा बॉन्डिंग की पार्टिसिपेशन होती है. ठीक है, तो जहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है. वेवलेंथ हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन काम करता है. तो जिसका वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वेवलेंथ कम होता है. एक वेवलेंथ कितना, 125 से लेकर करीब करीब 200 नैनोमीटर के बीच में होता है. अब अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग, मेथेन का 125 होता है, प्रोपेन का 135 होता है. उसी तरह से आप क्या कहते हैं, अगर वही साइक्लिक में जाते हैं तो साइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन का करीब 195 नैनोमीटर होता है. वजह क्या होती है, इनके पीछे बॉन्ड एंगल, इनका बॉन्ड एंगल बड़ा कोरेस्पॉन्डिंग फैक्टर के रूप में काम करता है. बॉन्ड एंगल की वैल्यू जैसे जैसे घटती जाती है उसके वेवलेंथ की वैल्यू वैसे वैसे क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको मिल गया किसका, सिग्मा और सिग्मा बॉन्डिंग का. अब तो इसमें हमारे पास अगर आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो कि जब भी हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास ये कार्बन है और ये जो है क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है और जब इसमें बनता है सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्प्लेस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. तो ये आपका यहां से बनता है ये ब्राह्मण्स का. ठीक, तो पहला कंसेप्ट मिल गया सैचुरेटेड के लिए. दूसरा, तो कोई एग्जाम में कभी भी इस पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहीं नहीं दी जाती है. आप अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है. तो आपको ये डायग्राम केवल आता है. ठीक है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे कैसे पार्टिसिपेट करता है. दूसरा लिखो आप एन सिग्मा बॉन्डिंग. देखो, ट्रांजिशन in which the non-bonding electron is excited to sigma anti-bonding to excited
तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग MOT, नॉन बॉन्डिंग साइटेड टू, नॉन बॉन्डिंग मतलब N2 का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग molecular orbital are called N sigma star transition. This transition take place those compounds which contain heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. For example, alcohol, ether, alkyl halide, amine, aldehyde and ketone display this kind of transition. This transition need energy lesser than sigma star transition. Hence, take place at lower wavelength than sigma star transition. सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होता है कि इसका वेवलेंथ कम होता है, मतलब इसको एनर्जी कम जरूरत पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अगर आपको हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, अब तो आपको कोई ज्यादा जरूरत तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा चीज आपको कुछ समझाना है। तो उसमें सीधा कहता है कि अगर इसमें कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक क्या हो, एक एरोमेटिक माने कार्बन के मॉलिक्यूल से अगर ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, तो एक जो है तो वो तो नॉन बॉन्डिंग है और दूसरा क्या है, बॉन्डिंग है। एक नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जब आपस में मिलता है, एन और सिग्मा स्टार आपस में मिलता है, तो यहां से क्या बनता है, बॉन्ड, एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कहा कि इस स्थिति में जब भी हमारे पास, ध्यान रखिए कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है करीब करीब इसका वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, तो इसका क्योंकि एनर्जी लेवल जो होता है कम होता है। अगर इसका मैं एक एग्जांपल आपको देखा है तो कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर नाइट्रो ट्राइथाइल, मतलब कि नाइट्रो हमारे पास है, टर्सरी नाइट्रिक हो, जैसे मान लीजिए कि एन जो है वह CH3 टर्सरी नाइट्रो ग्रुप हमारे पास मिला हो, ठीक है। जब ये क्या करता हो, हाइलाइट से अगर मिलता है यहाँ पे, तो क्या करेगा, आकर ये इसके साथ अटैच्ड होगा। यहां से जब अटैचमेंट होती है तो इसमें बनता है क्या, हाइड्रोजन अकेले सिंगल बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन आकर यहाँ पर इसका लोन पेयर के साथ इनके साथ बाइंडिंग करता है, तो बनता है CH3 का होल थ्राइस N+ और ये क्या H। तो इस तरह के जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, वह जो होते हैं इनकी एनर्जी लेवल उतना ज्यादा नहीं होती है और काफी कम एनर्जी लेवल पर आसानी से क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी चूंकि वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट रहती है, और कंप्लीट रहती है तो कंप्लीट जब मान लो कि एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, जब कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल मतलब कि काफी मतलब एनर्जी ज्यादा खर्चा कब करना पड़ेगा, जब उसकी ऑक्टेंट भरी नहीं रहती है। अब ऑक्टेंट भर गई है, दूसरा एलिमेंट्स आकर उसको अटैच मिल रहा है, तब तो उसको एक्स्ट्रा में एनर्जी मिल रहा है ना, तो एनर्जी मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उसको उतना वेवलेंथ या उतने उसके वेवलेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके चलते वो क्या, उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये है इसका दूसरे का कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट आप लिख लीजिए, तीसरा जो है वह आपका पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। देखिए, ट्रांजिशन which a pi electron is excited to pi star antibonding, this type of molecular orbital are called
आर कॉल्ड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब ये हमारे पास ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है और ये जब एक्साइटेड स्टेट में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में आते हैं तो यहां से ये नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक जो पार्टिसिपेशन, जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्बिटल और दूसरा जो होता है पार्टिसिपेट नहीं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल हैं और जब दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल हैं तो ऐसी स्थिति में इनका वेवलेंथ और इसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी एनर्जी वेवलेंथ जो होती है वो हायर होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह कम होती है। ठीक है, तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड which contain double and triple bond and also aromatic compound and also aromatic compounds. This transition usually need a large amount of energy. Such take place at a short wavelength. हो गया? चलिए आप चौथा पॉइंट में लिख लीजिए, एन, चौथा क्या था, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार लिखो, ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू sigma star excited state. This type of MOE is called n pi star, वहां pi star लिखना, debonding not sigma star, pi star transition, This reaction generally take place in presence of sunlight. ऐसा नॉर्मल सारे रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में ही होते हैं, क्योंकि वेवलेंथ की बात आ रही है तो आप नहीं भी लिखोगे तो वो कॉमन उसमें छुपा हुआ रहता है। तो कार्बन नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर वो क्या करते हैं, इसके पास लोन पेयर यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ से बनता है ये क्या, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, या खासकर आप इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करो, इस पर भी ये क्या करता है पार्टिसिपेट, यानी कि बॉन्डिंग इनके, तो ये आपके पास मिलते हैं इस तरह की कहानी। अब जैसे अगर कैसे इसको अगर हम समझे अगर थोड़ा सा, तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, जैसे में अब ऑक्सीजन कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाइंडिंग करने के बाद किस तरह के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास बाइंडिंग ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल इसके साथ मैच करते हैं और मैच करने के बाद क्या करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी ऑर्बिटल होते हैं वह नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, आपको पहले ही बता दें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भी खाली टाइप्स पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक एनर्जी का ऑर्डर आपसे जरूर पूछा जाता है, ये आपको जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये जरूर पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो है वो सिग्मा स्टार था, दूसरा क्या था सिग्मा पाई स्टार, तीसरा जो होता है वह एन सिग्मा स्टार, चौथा जो होता है वह एन सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार, उसके बाद होता है पाई स्टार। ठीक है, और उसके बाद होता है एन पाई स्टार। ये है आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, ये जरूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहां लिखो एन alkaline and alkanes and cycloalkane। ठीक है, इसमें सिग्मा में लिख लो एन कार्बोनिल एंड
कार्बोनिल एंड साइक्लोकार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। और एन सिग्मा स्टार में लिख लो ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन कंपाउंड। मतलब कि जिनके पास लोन पेयर होगा, आपको भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएगी, जिसके पास लोन पेयर होता है खासकर वही लोग क्या करते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग वाले पार्टिसिपेशन में आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां नीचे भी आपको मिल जाएंगे, खासकर क्या एन अल्कीन, डबल ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, अल्काइन, उसके बाद क्या कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद एजो कंपाउंड्स, एटीसी, ठीक है। और एन में आ जाता है आपका क्या चीज, कार्बोनिल, इसमें भी आ जाता है आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट। अभी हम इसका यूज बताएंगे आगे, बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज भी करना है, इस पर हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, किस तरह से इसका यूज कर करके हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। और इसके बाद हम लोग सबसे पहला जब हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे, थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको बताएं इस लेक्चर का यूज आगे बहुत अच्छे तरीके जब हम करते जाएंगे तो वहां आपको बहुत अच्छे समझ में आता जाएगा। आप इससे घबराइएगा मत कि बहुत कम समझ में आया, क्योंकि हमको सिर्फ इसमें कंसेप्ट बताना था, इसमें आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आपको पूरे लेक्चर का निचोड़ निकाले तो सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है इसमें का, इतना अगर आपको तैयार है, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे उसका अगला हमारा हेडिंग होगा, वह होगा आपका सेक्शन रूल, ठीक है। और सेक्शन रूल से हम लोग एक एक करके कॉम्प्लेक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वहां पर किस तरह से उसको पहले क्लासिफाई करेंगे, फिर हम लोग किस टर्म को ध्यान रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कुछ टर्म को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताएंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा, अब इसके बाद के जो लेक्चर है काफी इंटरेस्टेड लेक्चर होते जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अभी जितनी चीजें अगर कोई आपको दिक्कत आई होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आया, ये चीजें नहीं समझ में आया, हम आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे और फिर से हम आपको रिपीट करेंगे कि जरूर आप अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।